राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 13 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने कई बड़े खुलासे कर बड़े धमाके कर दिए हैं। खास तौर पर पेपर लीक जैसा मुद्दा, फोन टेपिंग इशू और किस तरीके से 25 सितंबर की बगावत की घटना के पीछे अशोक गहलोत का हाथ था। लोकेश शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो फोन टेपिंग का पूरा सच क्या है, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि किसके कहने पे हुए, किसने करवाए, और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लगातार आपसे पूछताछ कर रही है। फ़ोन टेपिंग का सीधा सा सच ये है कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कोई फ़ोन टेप नहीं किया। मैंने निर्देशों का पालन करते हुए उनको सर्कुलेट ज़रूर किया। अब मैं उसकी पूरी सिलसिलेवार आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये 16 जुलाई 2020 की बात है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस था और मुख्यमंत्री जी के खेमे वाले तमाम विधायक होटल फेयरमाउंट में सारे के सारे थे और उनका डेली का रूटीन था कि सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ आते थे चेक करने की भी सारे यहाँ हैं या कोई निकल तो नहीं गया, कम तो नहीं हो गया। कम तो नहीं हो गया। तो 16 जुलाई को जब वो वहाँ आए, उसके बाद लगभग 3-3:30 बजे वहाँ से निकल गए। उनके घर पहुँचने के बाद उनके पीएसओ का मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि मैं भी अक्सर वहीं रहता था, आप तो देखते ही थे। पीएसओ नाम क्या? रामनिवास। रामनिवास है ना, पीएसओ रामनिवास का मेरे पास में कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको तुरंत मुख्यमंत्री निवास आना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं और आप फटाफट आ जाइए। मैं वहाँ से 10 मिनट के अंतराल पे निकला। मुझे यहाँ मुख्यमंत्री निवास तक पहुँचने में लगभग 1.5-सवा घंटे का समय लगा। इस दरमियान इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि 3 से 4 बार रामनिवास का कॉल मेरे पास में आ गया और हर बार मुझे ये महसूस होने लगा कि भाई ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि ये कह रहे तुरंत आओ तुरंत आओ तुरंत आओ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो पिंक हाउस में उनका चैम्बर है। मुख्यमंत्री निवास पे एक पिंक हाउस करके बना हुआ है, आप तो आई हैं कई बार। बिल्कुल। तो वहाँ उनके चैम्बर में वो इंतज़ार कर रहे थे मेरा। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे ये पेन ड्राइव पकड़ाई। इस पेन ड्राइव के साथ एक कागज़ दिया जिसमें टाइप किया हुआ था कुछ, और इस पेन ड्राइव को देके मुझे ये कहा कि ये तुरंत सारे मीडिया को आप सर्कुलेट कर दो। नोट करिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव दी और ये कहा कि इसे पूरे मीडिया को सर्कुलेट कर दो। क्योंकि ये पेन ड्राइव थी तो इसको इमीडिएट तो सर्कुलेट कर सकना संभव नहीं था, तो मैं इसे लेकर अपने घर आया। घर आने के बाद मैंने इसी लैपटॉप के माध्यम से, इस लैपटॉप पे पहले पेन ड्राइव में जो भी मुझे दिया गया उसको ट्रांसफ़र किया और लैपटॉप से अपने फ़ोन पे उसको मैंने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद लगभग 7:30 या 8 बजे का समय रहा होगा, मुझे जहाँ तक याद है 7 से 8 के बीच का समय रहा होगा। मैंने सारे मीडिया को, जो मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसको ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दी पूरी की पूरी। तो आज मैं इस सच को उजागर कर रहा हूँ कि मुझे वो ऑडियो क्लिप्स किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं मिली थी, मुझे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव में वो ऑडियो क्लिप्स दी थी। अब वो लीगल इंटरसेप्ट किया था या इलीगल किया था ये तो वो खुद मुख्यमंत्री जाने, क्योंकि वो गृह मंत्री की भूमिका भी निभा रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत के इशारे पर ही हुआ था। हाँ, सारा उन्हीं के इशारे पे हुआ था भाई, उनके अलावा तो और कौन डायरेक्शन देगा। जब मुख्यमंत्री खुद मुझे हाथ में दे रहे हैं तो क्या प्रदेश के डीजीपी को पड़ी है कि वो गजेंद्र सिंह का, जो हमारे तत्कालीन उस समय में केंद्रीय मंत्री थे, उनके किसी फ़ोन को टेप करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, या किसी भी व्यक्ति के जो हमारे खुद के विधायक हैं, दिवंगत हो गए भंवरलाल शर्मा जी, उनके नंबर को इंटरसेप्ट करेंगे। तो मुझे ये सीधे तौर पर पता है कि इनके डायरेक्शंस पे ये लीगल था या इलीगल, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन ये इंटरसेप्शन इनके कहने से हुआ और वो इंटरसेप्टेड क्लिप को मुझे इस पेन ड्राइव के माध्यम से दिया और ये सर्कुलेट करने के लिए कहा गया। क्योंकि मैं अब इनके अधीन काम कर रहा था, इनका ओएसडी था, तो मेरे लिए इनके आदेश और इनके निर्देश ही सर्वोपरि हैं। जो निर्देश मुझे दिए गए वो मेरी ड्यूटी का पार्ट बने और मैंने उसे अपनी ड्यूटी के रूप में समझते हुए पूरे प्रदेश की मीडिया को, उसमें हमारे लोकल भी हैं और जो मीडिया ग्रुप बना हुआ है उसमें देश के भी हैं, उन सभी पत्रकारों को मैंने वो पूरी की पूरी क्लिप फॉरवर्ड कर दी या मैंने उनको भेज दी। अगले दिन जो घटना हुई सबको पता है कि किस तरीके से एफआईआर हुई, लोग कैसे पीछे हुए और सरकार बच गई। क्राइम ब्रांच लगातार आपसे पूछताछ कर रही थी, आपने कभी इस तरह का जिक्र क्राइम ब्रांच के सामने नहीं किया, लेकिन
राजस्थान में अब जब वोटिंग होने वाली है तो उससे ठीक 2 दिन पहले इस तरह के खुलासे पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, टाइमिंग को लेकर तो मेरे ऊपर तब भी सवाल उठा था जब 3 दिसंबर को शाम को 7:30-8 बजे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। तब भी मुझे कहा कि आज चुनाव हारने के बाद आप ये सब क्यों बोल रहे हो? तो देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि उल्टा पार्टी मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आपने ये चीज़ पहले नहीं कही, क्योंकि मुझे इस बात का भी तो डर रहेगा ना कि इन चीज़ों को मैं पहले उजागर करूँगा और परिणाम ये आएंगे तो वो ठीकरा मेरे ही माथे फूटेगा ना। परिणाम आने के बाद मैंने ये चीज़ें उजागर की कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां रही, कौन कौन सी स्थितियां थी, कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से हम समय रहते सही कदम नहीं उठा पाए और हमें हार का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से आज के आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया कि जिस व्यक्ति के कहने से, जिस व्यक्ति के निर्देश पर, जिस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, उन्होंने स्वयं ने किनारा कर लिया। जिस व्यक्ति की वो चीज़ है, अगर वो ही उसकी ओनरशिप से मना कर दे तो हम जो लेके चल रहे हैं वो कब तक उस बोझ को ढोएंगे। तो पिछले कई समय से जब उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया, पूछना तक बंद कर दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, तो मैं विचलित हो गया कि भाई इतने लंबे समय में जब ये पूछना ही बंद कर दिया तो आगे क्या होगा इसमें, कैसे मैं और मेरा परिवार इस चीज़ का सामना करेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं भविष्य में ऊँट किस करवट बैठे, कौन किस दुर्भावना से किस तरह का एक्ट करे, ये किसको पता है। तो जब मैं इस चीज़ को लेकर विचलित होने लगा और ग्लानि से भर गया कि जो काम मैंने नहीं किया उसको लेके मैं आज तक ढो रहा हूँ। देखो, कोई ताकत मुझे तोड़ नहीं पाई। मुझे 8-8 10-10 घंटे की जो पूछताछ है क्राइम ब्रांच में, वो भी मुझे वो तोड़ आपने नहीं पाई। फेस की है, लेकिन जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं और जालोर सिरोही से अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत। तो कहा यह जा रहा है कि जालोर सिरोही में तो वैभव गहलोत को नुकसान हो, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को फायदा हो। इस खुलासे के पीछे एक मंशा ये भी है। ये तो तय वहाँ के मतदाता करेंगे कि किसको फ़ायदा होना चाहिए, किसको नुकसान होना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि गजेंद्र सिंह शेखावत की छवि को डैमेज करने का प्रयास किया गया, चाहे वो संजीवनी केस में उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर, उनके परिवार को घसीटकर, या और भी एसीबी में और जिस तरीके के मामले किए गए। क्योंकि फ़ोन टेपिंग का जब मामला था तो जब भी वहाँ से क्राइम ब्रांच से नोटिस आता पूछताछ के लिए, तो यहाँ बैठ के ये षड्यंत्र रचा जाता था कि गजेंद्र सिंह को कैसे परेशान किया जाए, कैसे उसको और दबाव में लाया जाए ताकि वो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि इस बात से इनको डर तो था ना कि हो सकता है किसी दिन पोल खुल सकती है, कोई चीज़ें आ सकती हैं, तो उनको डैमेज करने के लिए। और दूसरी आपने बात की जालोर सिरोही की, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम सब उस समय से उन पीढ़ियों को जानते हैं, उस संस्कृति को समझते हैं कि पिता के घर और उसकी विरासत पे ही पुत्र का अधिकार होता है। तो जो पुत्र अपने पिता के घर में अपनी स्थान नहीं बना पाए, वो कहीं और जाके किस तरीके से काम करेगा। तो ये सोचना चाहिए, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि वो वहाँ से जीते हैं, वहाँ से एमपी बने। लेकिन आप घर छोड़कर भाग गए, आपको किसी ने धक्का तो नहीं दिया ना, आपने खुद ने अपने घर से अपने आप को अलग कर लिया। जो अशोक गहलोत इस पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में जोधपुर के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी पहचान जोधपुर से है, वो अगर उनका पुत्र घर छोड़ के ही चला जाए, घर छोड़ के भाग जाए, किसी तीसरी जगह से वो अपनी दावेदारी करें, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ये तो वहाँ की जनता अब अपने आप तय करेगी। मैंने जैसे कि मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि वो जीतेंगे और संसद में पहुँच के वहाँ के लोगों की आवाज़ बनेंगे, लेकिन इसमें भी संशय है कि वो वहाँ पे टिकेंगे भी कभी। लेकिन आपने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत और जो कथित बातचीत का जिक्र आप कर रहे हैं कि फोन टेप हुआ, सचिन पायलट क्या बाकी विधायक मंत्रियों के भी फोन टेप किए जाते थे? हाँ, सचिन पायलट सहित उस समय उनके साथ गए तमाम विधायकों के फ़ोन सर्विलांस पे थे, इंटरसेप्ट किए जा रहे थे। और कुछ जो इनके साथ थे, जिनके ऊपर इनको हमेशा संदेह रहता था, कुछ नाम बता सकते हैं आप? देखिए, जो 3 लौट के लाए थे, जिनको एक डील के तहत लाया गया था, उन तीनों के ऊपर भी नज़र रखी जाती थी, चाहे वो चेतन डूडी हैं, दानिश अब्रार हैं, या अरे रोहित बोरा हैं ना, उधर इंदिरा मीना जो थी हमारी विधायक, वो हैं। ऐसे कई नाम हैं जिनके ऊपर लगातार
क्योंकि हम वहीं रहते थे ना, हमें भी तो डायरेक्शन दिए जाते थे कि भाई आप सबके ऊपर वॉच रखना। हमें भी तो इसीलिए तो वहाँ डिप्यूट किया हुआ था कि हम पूरे उस बाड़ेबंदी में दोनों जगह, चाहे वो यहाँ हो या जैसलमेर सूर्यगढ़ की बात हो, हम वहाँ थे क्योंकि हमें डायरेक्शन। तो फोन टेपिंग की पूरी साजिश सीएमआर में बनती थी। देखो, फोन टेप के लिए डायरेक्शंस जिन अधिकारियों को देने हैं या जो मशीनरी उसके लिए उपयोग में लेनी है, उसके डायरेक्शन तो खुद मुख्यमंत्री दे रहे थे। अधिकारी कौन कौन लिप्त थे इसमें? देखो, तत्कालीन उसमें डीजीपी, तत्कालीन उस समय के चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन इनके इनके खैर पूरे 5 साल रहे, उन्होंने भी खूब आनंद लिया है। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जयपुर कमिश्नर, देखिए वही कहीं ना कहीं पुलिस की तो इसमें पूरी भूमिका ही थी और गृह मंत्री थे ये। अब उसमें कौन सीधे तौर पर इन्वॉल्व था, ये जांच का विषय है, क्योंकि ये इंटरसेप्शन किसके अधीन आता है, कौन सा वो विंग है जो सीधे तौर पर डीजीपी के अधीन आता है या कमिश्नरेट के अधीन आता है या किसी और विंग के अधीन आता है, लेकिन ये डायरेक्शंस यहीं से दिए गए। आपने एक घटना का और जिक्र किया, 25 सितंबर। अशोक गहलोत की राजनीति को 25 सितंबर से पहले और 25 सितंबर के बाद के तौर पर, दो काल के तौर पर देखा जाता है। एक तरीके से बड़ा दिन था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन राजस्थान में विधायकों ने बगावत कर दी। क्या जिस तरीके से कहा गया है कि विधायक अपनी मर्जी से बगावत कर रहे हैं, या इसके पीछे भी पूरी साजिश अशोक गहलोत की थी? नहीं, वो तो प्रायोजित थी। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि वो घटना पूरी तरह से प्रायोजित थी। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना मोह था कि उन्होंने उसे बनाए रखने के लिए आला कमान का जो एजेंडा था या जो आला कमान का निर्णय था या जो भी उस दिन का एक कहते हैं ना कि क्या मंशा लेकर आए थे आला कमान यहाँ, उनके दूत के रूप में आज के अध्यक्ष हमारे खड़गे जी उस वक्त यहाँ आए, अजय माकन जी आए, और इस बात की तैयारी थी कि उस दिन विधायक दल की बैठक होनी है मुख्यमंत्री निवास पे। लेकिन वो बैठक वहाँ हुई ही नहीं। खुद मुख्यमंत्री चले गए जैसलमेर, तन्नोट चले गए, और वो जितने विधायक थे उन सब की मीटिंग हुई धारीवाल जी के यहाँ। तो वो जो डायरेक्शंस थे वो खुद मुख्यमंत्री जी उनको दे रहे थे कि आपको ये करना है। क्योंकि जैसा कि मेरे पास भी कॉल आया और मुझे ये कहा कि आपको तो मीडिया में ये चलवाना है कि ये सारे के सारे विधायक वहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि ये चाहते हैं कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दें। यानी उस दिन ये बात बाहर फैल चुकी थी कि आला कमान के दूत आज सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का एजेंडा लेकर आए, और उसी के तहत इन सबको तितर बितर किया गया, ये डायरेक्शंस दिए गए। वरना क्यों वहाँ पे महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ जाके सबको बस में भर कर लेकर आते और वहाँ सीपी जोशी जी के यहाँ जाते और ये कहते कि हम सब स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा प्रकरण तो आपको पता ही है कि राजेंद्र राठौड़ जी ने किस तरीके से उसे उठाया, और बहुत से विधायकों ने बाद में ये कहा कि हमने अपनी स्वेच्छा से नहीं दिया, साइन हमारे नहीं है। तो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी आला कमान के खिलाफ, जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार था, उसके खिलाफ कर दी। तो क्या उन्हें बाद में पद पे बने रहने का कोई नैतिक अधिकार था? लेकिन क्योंकि कुर्सी से इतना मोह था, वो उसके पीछे पड़े रहे। उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और इस सरकार को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अगर उस वक्त कुछ फैसला हो जाता और एक नया चेहरा आता तो शायद और ज्यादा चांसेस होते कि हम अपनी सरकार की वापसी सचिन पायलट सीएम बनते तो सरकार रिपीट हो सकती थी, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती, क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्तिगत नाराजगी हो जाती है। अरे सरकार तो रिपीट इनके रहते भी हो जाती, लेकिन इनकी मनमानी और हठधर्मिता के चलते इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। ना तो स्वतंत्र एजेंसीज के सर्वे की मानी, ना मीडिया के सर्वे की मानी, ना एआईसीसी के सर्वे की मानी, और ना हमारे जैसे लोग जो इनके विश्वस्त के रूप में इनको रिपोर्ट देते थे। मेरे पास आज भी वो रिपोर्ट तैयार है जिसमें मैंने ये कहा था कि इन लोगों के टिकट्स आप काट दीजिए। रिजल्ट आने के बाद आपने जिक्र भी किया था इसका। मैंने किया उसका कि आप अगर ये 25 से 30 टिकट बदल देंगे तो हम अपनी सरकार को वापस लेके आ पाएंगे। लेकिन इन्होंने नहीं माना, और कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ऑब्लाइज करना है मुझे। तो अरे ऑब्लाइज करना आपका धर्म नहीं था, आपका धर्म था इस प्रदेश में सरकार की वापसी करवाना। वही राजनीति का तो एक परम उद्देश्य होता है कि हम सत्ता को हासिल करें। लेकिन क्या अशोक गहलोत ने आपको जो फोन टेपिंग के सबूत थे वो भी डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा? बिल्कुल कहे, क्योंकि मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक ऑडियो क्लिप सुनवाया, उसमें वो कह रहे हैं कि वो लैपटॉप मुझे दे देना जिससे तूने कॉपी किया, मैं दूसरा ला दूंगा, किसी और राज्य में भेज दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, और फ़ोन को तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो। फिर जब मैंने कहा डिस्ट्रॉय कर दिया तो उन्होंने एक शब्द बोला कि 200% कर दिया ना। मैंने कहा हाँ साहब 200% मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया।
तो मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा गया। अब देखिए, मैंने सिर्फ निर्देशों का पालन किया। मुझे जो जो भी डायरेक्शन दिए कि आपको कोई कहानी सुनानी है, अब वो कहानी आप बनाओ, आप एक्सपर्ट हो इन चीज़ों में कि मीडिया को क्या बताना है, जांच एजेंसियों को क्या बताना है, तो वही मैं बोलता रहा। अब इतना मजबूर हो गया कि मुझे सच सबके सामने रखना पड़ा। पेपर लीक पर भी आपने अशोक गहलोत की भूमिका, उनके टीम के विधायकों, मंत्रियों, अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में रीट सहित जो भी पेपर लीक हुए, क्या अशोक गहलोत की भूमिका थी, मिली भगत थी, क्योंकि उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था? इसे सीधे तौर पर मिली भगत ही कहूँगा कि प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का सत्यानाश कर दिया, उनके भविष्य को चकनाचूर कर दिया ऐसे व्यक्ति ने, जो अपने पुत्र के भविष्य के लिए, आप देख रहे हैं कि पिछले कितने दिनों से लगातार एक ही जगह पे डेरा डाले हुए हैं। उनको अपने पुत्र के समान ही प्रदेश के नौजवानों को भी सोचना चाहिए था, उनके भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन वो सब ताक पे रख दिया और लग गए एक ही चीज़ में। तो जो रीट में पेपर लीक का प्रकरण था, कि जब वो लीक हुआ उसके बाद तो कई हफ्ते तक, मुझे जहाँ तक ध्यान है 1-1.5 हफ्ता लग गया इस चीज़ को तय करने में, ये मानने में कि पेपर लीक हुआ है, और फिर उसमें लेवल 2 का लीक मान के उसको रद्द किया गया। अब बात आई कि भाई जो लोग शामिल हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की जाए। तो वहाँ बड़ी मंत्रणा हुई, वहाँ बड़ा इस चीज़ को लेकर जद्दोजहद हो रही थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई किया की जाए, बर्खास्त किया जाए या इस्तीफ़ा ले लिया जाए। उसमें क्लिप में आपको सुनवाया कि इस्तीफ़ा दे देगा तो उसका असर क्या होगा ना, और बर्खास्त करें, यार वो तो अपना ही आदमी है, सभी कुछ वो है। तो आप अपने आदमी को बचाने के लिए आपने लाखों युवाओं के भविष्य को बिल्कुल ताक पे रख दिया और कुछ नहीं हुआ, दबा दिया गया वो पूरा मामला। कहाँ है आज, किसका क्या पता है। तो इस तरीके से जितनी भी घटनाएं और हुई, सब में मिलीभगत थी, सबकी जानकारी थी, किसी ना किसी को बचाने के लिए या किसी को प्रमोट करने के लिए कि भाई ठीक है, आप अपना खुला खेलते रहो, जो करना है करते रहो, मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे आखिरी में जाके अपने पुत्र के भविष्य को बनाना है, बाकी सब लोगों का भविष्य चाहे बर्बाद हो जाए। और वही हुआ। आखिरी सवाल लोकेश जी, कि क्या अब आप सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं फोन टेपिंग मामले में? और दूसरा ये भी कि आप भाजपा में भी शामिल हो रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं भी हैं। देखो, शामिल होने की चर्चाएं तो बेबुनियाद हैं। वो चर्चाएं तो मेरे मिलने जुलने से हुई, और राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दूसरी विचारधारा के व्यक्ति से मिल सकता है, इसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं ना, कहीं कोई लिखा हुआ भी नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बने हुए हैं। मेरी और आपकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम बैठ के चाय पी सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मेरी पुरानी मित्रता। सरकारी गवाह बन रहे हैं? देखिए, गवाह तो कैसे मैं उस चीज़ को आपको कहूँ, मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जांच एजेंसियाँ मुझसे जो भी सहयोग मांगेंगी, ये मुझसे सबूत मांगेंगी, मैं उन्हें देने के लिए तत्पर हूँ कि मुझसे जब भी जो उनको आवश्यकता महसूस होगी, मेरे पास जो उपलब्ध है वो सब मैं उन्हें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, लोकेश शर्मा के ये खुलासे बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं। अब किस तरीके से जांच एजेंसी इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि जो तथ्य हैं, सबूत हैं, वो प्रोवाइड करवाएंगे। चुनावी मौसम है, भाजपा अब किस तरीके से इस मुद्दे पर सियासी बयान जो है उनकी तरफ से दिखाई देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अशोक गहलोत इन तमाम आरोपों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, NDTV।